सौतेली माँ और जादुई चूड़ियाँ। एक गांव में रिंकी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसके जन्म लेने के बाद ही उसकी अपनी माँ गुजर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ का नाम माया था। माया की एक बेटी भी थी। माया सिर्फ अपनी बेटी पर ही ध्यान देती थी। उसी से वो लाड़ प्यार जताया करती थी। रिंकी को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो माया को चूड़ियाँ पहनते देखती, उसका भी बहुत मन होता था, मगर माया कभी भी उसे चूड़ियाँ खरीद कर नहीं देती थी। एक दिन तभी माया को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना होता है। ए लड़की सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक घर का सारा काम करके रखना और इसके लिए मैं तुझे पैसे भी दूंगी। रिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसने सोचा इन पैसों से वो अपने लिए चूड़ियाँ खरीदेगी। रात होने तक जब माया घर वापस आती है तो पैसों वाली बात भूल जाती है, लेकिन फिर भी रिंकी सुबह हिम्मत करके उनके पास जाती है। माँ, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कुछ पैसे देंगी। हाँ, कहा तो था, लेकिन तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब चल, मैं तुझे कभी बाद में दे दूंगी पैसे, अभी जाकर काम कर। रिंकी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर माया की बेटी मोना आती है। माँ, मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे ना अपने लिए कुछ गुड़िया लेनी है। इतना सुनते ही माया उसे पैसे दे देती है और वहाँ पर खड़े होकर रिंकी ये सब देख रही होती है और उदास होकर वो माया को ही देख रही होती है। हाँ, ले, अब तू भी ले और जा यहाँ से। और हाँ, ये मोना को भी अपने साथ ले जाना। रिंकी खुशी खुशी मोना के साथ बाजार आ जाती है। मोना ने अपने लिए गुड़ियाँ खरीदी थी, जबकि रिंकी अपने लिए चूड़ियाँ खरीदने वाली होती ही है कि तभी मोना जोर जोर से रोने लगती है। मुझे दूसरी गुड़िया चाहिए, ये नहीं। मोना को ऐसे रोता देख रिंकी दूसरी गुड़िया भी मोना के लिए खरीद देती है, लेकिन ये वाली गुड़िया पहले से थोड़ी ज्यादा महंगी थी, जिस वजह से रिंकी के पैसे भी उसकी गुड़िया लेने में ही लग जाते हैं और रिंकी बेचारी उदास होकर घर आ जाती है और माया से आकर बोलती है। माँ सुनिए, दरअसल मेरे सारे पैसे ना मोना की दूसरी गुड़िया लेने में लग गए। तो आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? अरे मोना तेरी छोटी बहन है और तूने बहुत अच्छा किया जो अपने पैसे लगाकर उसके लिए गुड़िया ले आई। चल, अब जा यहाँ से और काम कर। रिंकी बेचारी रोती हुई बाहर आ जाती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो चूड़ियाँ बेच रही थी। रिंकी उनके पास आती है और चूड़ियों का दाम पूछती है। सभी चूड़ियाँ बहुत महंगी थी। वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत का चूड़ियों का गुच्छा अचानक से उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने वाला था। रिंकी तुरंत जाकर उसे बचा लेती है। ये देखकर चूड़ी वाली रिंकी से बहुत खुश हो जाती है और एक सुंदर परी के रूप में बाहर आ जाती है। ये देखकर छोटी सी रिंकी बहुत हैरान हो जाती है। रिंकी, तुम बहुत अच्छी हो और तुम लोगों की बहुत मदद किया करती हो। तुम्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना? ये लो, मैं तुम्हें ये चूड़ियाँ देती हूँ, इसे पहन लो। रिंकी चूड़ियों को पाकर बहुत खुश हो जाती है और घर आ जाती है। अरे रिंकी, ये तेरे हाथ में चूड़ियाँ कहाँ से आ गईं? हाँ, जरूर तूने इन्हें कहीं से चुराया होगा। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। ये मुझे खुद एक चूड़ी वाली ने दिया है।
माया को दरअसल वो चूड़ियाँ बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने बातों बातों में ही रिंकी के हाथ से वो चूड़ियाँ निकाली और खुद पहन ली। अरे तू क्या करेगी ये चूड़ियाँ पहनकर? हाँ, जा, तुझे तो वैसे भी दिन भर काम ही करना है, तेरे हाथ में कहाँ ये चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। बेचारी रिंकी रोते रोते अपने काम पर लग जाती है और इधर माया बड़े ही मजे से अपनी चूड़ियों को देख रही थी। जैसे ही उसकी बेटी मोना उसके पास आती है, ना जाने कैसे माया के हाथ अपने आप उठते हैं और मोना के हाथ से खिलौने छीनकर उसे काम पर लगवा देते हैं। और काम कर रही रिंकी को माया के हाथ बड़े ही प्यार से उठाते हैं और माया उसे पढ़ने लिखने को बोलती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे हाथ अपने आप ही कैसे काम कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। माया को अपने अंदर से बहुत दुख लग रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रही है और यही बात सोचकर माया रोने लगती है। इधर माया की बेटी भी इतनी सख्ती झेलने की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख माया को एहसास होता है कि रिंकी को भी कितना बुरा लगता होगा जब वो इसके साथ ऐसा बर्ताव करती है। इन्हीं बातों को सोचकर माया रिंकी के पास आती है और उससे माफी मांगती है। माफी मांगते ही उसके हाथ से वो चूड़ियाँ नीचे जमीन पर गिर जाती हैं और उससे आवाज आती है, माया, तुम सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल रखती थी, कभी भी तुमने रिंकी के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है। मैं जादुई चूड़ियाँ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे सभी बच्चों से एक सा व्यवहार करना चाहिए। मैं अब से सभी बच्चों को एक सा ही प्यार करूंगी। मैंने जो कुछ भी रिंकी के साथ बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद वो परी अपनी चूड़ियाँ वापस मंगवा लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब से रिंकी की सौतेली माँ भी उससे ढेर सारा प्यार करने लगी और सभी लोग साथ में प्यार से हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोल्हापुर नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी शीला और एक बेटी पिंकी के साथ रहता था। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ जाती है और अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सदमे के कारण पिंकी की माँ हमेशा बीमार रहने लग जाती है। अब धीरे धीरे घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा के जाने के बाद से हमको बहुत परेशानी होने लगी है। अब तो खाने को भी बहुत तकलीफ होती है। माँ, मुझे ही कुछ काम करना होगा। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो, पर तुम क्या काम करोगी? पिंकी कहती है, हाँ माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक ही पिंकी का ध्यान घर पर रखी हुई सिलाई मशीन पर जाता है और अब वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्यों ना मैं शॉप खोल लूं और सिलाई करना शुरू कर दूं। आपको तो पता है मुझे सिलाई बहुत पसंद है और मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। माँ कहती है, तुम सही कह रही हो, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तुमको सिलाई भी बहुत अच्छे से आता है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम मुझसे ले जाओ और शॉप खोल लो और सिलाई करना शुरू कर दो। पिंकी एक शॉप ले लेती है, वहाँ सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में पिंकी की सिलाई की खूब चर्चा होने लगती है और अब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लग जाती है। उसकी शॉप में कपड़े सिलवाने वाले भी बढ़ने लग जाते हैं। वहीं बाजू में एक और सिलाई की शॉप थी, जिसकी मालकिन अनीता यह सब देखकर बहुत जलन करती है और वह अपनी नौकरानी से बोलती है, अरे तुमने देखा यह नई सिलाई वाली को? जब से आई है हमारे पूरे कस्टमर अब उसी के पास जाने लगे हैं सिलाई करवाने। नौकरानी, हाँ दीदी, देख रही हूँ, यह जब से आई है तब से हमारे बिजनेस में पूरी तरह चौपट कर दिया है। दीदी, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा।
वरना ये हमारे पूरे कस्टमर उड़ा ले जाएगी और हम बस देखते ही रह जाएंगे। अनीता कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, आज ही मैं कुछ करती हूँ। फिर अनीता पिंकी की शॉप में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ लड़की, आज ही तुम इस शॉप को खाली कर कर चले जाओ। पिंकी कहती है, क्यों बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्यों इस शॉप को खाली कर कर चली जाऊं? अनीता कहती है, क्योंकि तुम जब से आई हो मेरे सारे कस्टमर तुम्हारे ही शॉप के कपड़े सिलवाते हैं और धीरे धीरे मेरी आमदनी भी कम होती जा रही है, इसीलिए तुम इस शॉप को खाली कर कर चले जाओ। पिंकी कहती है, देखो बहन, लड़ाई की कोई बात नहीं है, तुम भी मेहनत करती हो और मैं भी मेहनत करती हूँ। अब वो तो कस्टमर के ऊपर है कि वो किसके पास से कपड़े सिलवाएगा। अनीता कहती है, ठीक है, तुम नहीं मानोगी ना, मैं तुम्हें देख लूंगी। ऐसा बोलकर अनीता वहां से गुस्से से चली जाती है और दूसरे दिन जब पिंकी की शॉप में कस्टमर आते हैं तो वह बहलाकर अपनी शॉप में बुलाती है और उनसे कहती है, आओ बहन आओ, देखो मैं तुम्हें पिंकी से भी कम कीमत पर कपड़े सिल के दूंगी, मेरे पास ही कपड़े सिलवाओ। कस्टमर कहती है, अरे नहीं, हम तो पिंकी के पास ही कपड़े सिलवाएंगे, हमें उसी के पास कपड़े सिलवाना अच्छा लगता है। ऐसा बोलकर कस्टमर वहां से चली जाती है। अनीता को और भी गुस्सा आने लग जाता है। वह सोचने लगती है कि ऐसा क्या करे जिससे पिंकी का नुकसान हो और वह यहाँ से चली जाए। तभी उसकी नजर उसकी सिलाई मशीन पर पड़ती है और वह सोचती है, यह सारी लड़ाई की जड़ इसकी सिलाई मशीन है। आज रात ही मैं जाती हूँ और इसकी सिलाई मशीन तोड़ दूंगी। और रात होते ही वह उसकी शॉप के अंदर घुसकर उसकी सिलाई मशीन तोड़ देती है। सुबह जब पिंकी आती है और अपनी शॉप खोलती है तो देखती है टूटी सिलाई मशीन, और वो टूटी सिलाई मशीन को देखकर पिंकी बहुत रोती है और बोलती है, ये जरूर उस बाजू वाली अनीता का ही काम है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। ऐसा बोलकर वह अपनी टूटी हुई सिलाई मशीन को लेकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वह पेड़ बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पिंकी आश्चर्य से इधर उधर देखने लग जाती है। तब वह पेड़ फिर से बोलता है, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ, क्या हुआ बताओ? तुम ये टूटी सिलाई मशीन लेकर यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? पिंकी उस बोलने वाले पेड़ को अपनी सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात? लो, मैं तुम्हारी सिलाई मशीन अभी ठीक कर देता हूँ। और पेड़ उस सिलाई मशीन को ठीक कर देता है, साथ ही वे उसे एक जादुई सिलाई मशीन बना देता है। पिंकी उस सिलाई मशीन को लेकर वापस अपनी शॉप में चली जाती है और अब वह जादुई सिलाई मशीन और भी सुंदर कपड़े सीने लग जाती है, और वो भी बहुत कम समय में। अनीता यह सब देखकर बोलती है, यह तो और भी सुंदर कपड़े सिलने लगी है, अब मैं इसकी सिलाई मशीन ही चुरा लूंगी। अनीता पिंकी की सिलाई मशीन चुरा कर ले आती है और जैसे ही कपड़े सिलना शुरू करती है, कपड़े सिलने की वजह और फटने लग जाते हैं। तभी अनीता जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे यह क्या हुआ, मेरे कपड़े सिलने की वजह फट क्यों रहे हैं? अरे अब मैं क्या करूं? तभी जादुई सिलाई मशीन कहती है, तुमने भोली भाली पिंकी को बहुत परेशान किया है, यह उसी का नतीजा है। तुमने तो उसकी सिलाई मशीन तक चुरा ली। अनीता कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं पिंकी को कभी परेशान नहीं करूंगी। और अनीता पिंकी की सिलाई मशीन उसे वापस कर देती है। अब वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है, क्योंकि जादुई सिलाई मशीन ने उसको अच्छा सबक सिखा दिया था। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।